नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अंशी आनंद। देखिए, जब से इंडिया गठबंधन की बात सामने आई, गठन हुआ, एक 2024 लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो एक नई पटकथा लिखी गई और सबसे बड़ी भूमिका निभाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। लेकिन क्या बिहार में ही पेच फंस जाएगा, वो भी सीट शेयरिंग को लेकर? आपको एक बात जानकारी मैं दे दूं कि आज शरद पवार दिल्ली हाउस में, आपको बता दें कि उनके आवास पर मीटिंग होनी है। ठीक है, टीएमसी की तरफ से नहीं आ रही क्योंकि अभिषेक बनर्जी की बात की जाए तो ईडी पूछताछ करी, लेकिन जेडीयू की तरफ से आना था लल्लन सिंह को। सूत्रों के हवाले से तो ये खबर आ रही है कि उनकी तबियत ठीक नहीं है, डेंगू की बात सामने आई है। लेकिन देखिए, राजनीति में टाइमिंग को लेकर बहुत सवाल उठते हैं और इससे आज हम समझने की कोशिश करेंगे और आकलन करने की कोशिश करेंगे कि कहीं सीट को लेकर पेच फंस तो नहीं गया। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। नीरज कुमार जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता बीजेपी से। सारिका नमस्कार। पासवान जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता आरजेडी से। कृष्णकांत जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट। चंदन सिंह जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता आरएलजेपी से। राम पुकार सिन्हा जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता जनता दल की तरफ से। हमारे सहयोगी सौरभ कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब देखिए, सारिका जी मुझे अभी विंडो में दिखाई नहीं दे रही, तो सारिका जी के पास अभी रिएक्शन नहीं लेते हैं। और सबसे पहले मैं रिएक्शन ले लेती हूँ कृष्णकांत जी से। कृष्णकांत जी, क्योंकि मुझे पता है कि कृष्णकांत जी तो न्यूट्रल जवाब देंगे, क्योंकि हर पार्टी का फिर वही होगा कि मीडिया ने ये पोर्ट्रे किया, ये पोर्ट्रे किया। कृष्णकांत जी, याद होगा आप थे मेरे साथ चर्चा में शामिल जब हम लोग पिक्चर को लेकर एक्सप्लेन कर रहे थे। और वाकई राजनीति में आप भी समझते हैं, कोई किसी से यूं गले नहीं मिलता, कोई किसी से के बारे में यूं ही नहीं कहता। तो क्या वाकई बिहार में पेच फंस गया है? हम लोग प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं अब वो, लेकिन दिखाई नहीं देने लगा है। क्या समझे कृष्णकांत जी? देखिए अंजलि जी, जहां तक आप ये अभी जो आपने जो सवाल बताया, पहले भी हमारी चर्चा हो चुकी है। और आज जो 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 करंट सिनारियो है, जो आज 13 तारीख है और आज इंडिया गठबंधन की बैठक भी इसी शेयरिंग को लेके होनी थी और जो चल भी रही होगी, और इससे अभी इसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, अब बाहर मीडिया को कोई पता नहीं है। लेकिन सिर्फ बिहार की बात नहीं है, हर जगह इंडिया गठबंधन की पेच फंसती दिख रही है। कहीं ना कहीं जो छोटे से छोटे गठबंधन जो पार्टियां भी है, वो भी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा सीट हमें मिले। और जिसका आप देखें, कांग्रेस का बिहार में उतना ज्यादा अस्तित्व नहीं है। और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि वो दूसरी पार्टी हमसे वो ज्यादा से ज्यादा सीट लेके आगे बड़ी पार्टी बन जाए। वो चाहती है कि एटलीस्ट कम से कम जिस क्षेत्र में हमारा क्षेत्रीय पार्टी है, वो वहां पे ज्यादा स्ट्रांग देना चाहती है। इसीलिए वो चाहती है कि सीट का बंटवारा सपोज 15 नीतीश जी ले लिए, 15 लालू जी ले लिए, तो इसके बावजूद भी अब वो सीट वहां फंस रही है कि वो 15 सीट वो चाहते हैं कि हम जीतने वाला सीट ले ले, और 15 सीट वो चाह रहे हैं कि हम जीतने वाला ले ले। कोई अपनी, और जहां चाहते, और जो पार्टी जो दूसरी दल से छोड़कर इस पार्टी में आए हैं, वो इस लालच में आए हैं कि हमें इस पार्टी से हमें सीट वहां मिलेगा। अब वो सीट यदि दूसरे के खाते में चली जाएगी, दूसरे गठबंधन के पार्टी गठबंधन में चली जाएगी, तो वो नाराज हो जाएंगे। इस बात को लेकर पेच जो है ना, बहुत ज्यादा फंस गई है और इसको सॉल्व करना मुश्किल लग रही है। और ऐसा नहीं हो कि जो आज इंडिया गठबंधन में जितनी संख्या बढ़ रही है डे बाय डे, वो कहीं डे बाय डे घट ना जाए लास्ट होते होते। अंजलि जी, बिल्कुल, और ये समझने वाली बात है। मैं सौरभ जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज कुमार जी। नीरज जी, देखिए, गठबंधन को लेकर लगातार मुझे याद है सुशील मोदी की तरफ से कई बार बयान आते रहे हैं और सुशील मोदी जी ने पहले भी बयान दिया था। लेकिन ठीक है, गठबंधन भी हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि सीट को लेकर एक पेच फंसता दिखाई दे रहा है? और जैसा कि कृष्णकांत जी जिक्र कर रहे थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार में, कई जगह। मैं आप लोग को बता दूं कि आज ही बयान आ जाता है हरियाणा से, हुड्डा की तरफ से, कि देखिए हम लोग तो सक्षम है लोकसभा की 10 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए। तो कृष्णकांत जी, बिल्कुल सही फरमाया मैडम आपने। ऐसा है। बिहार दिखाई दे रही है। नीरज जी। जी मैडम, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं जो आज बैठक उनकी हो रही है घमंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की, मैं उसकी बात कर दूं। आज आप जरा उस बैठक में कौन लोग गए हैं इस पर गौर करिए। हर पार्टी के दूसरे, सेकेंड या थर्ड लाइन के नेता उस बैठक में गए हैं, जो इसके लिए अधिकृत ही नहीं है कि वो कोई नीतिगत फैसला पार्टी का कर सके। आप, मेरा दावा है कि बैठक से यही निकल के आएगा कि यहाँ इतना सभा होगा, यहाँ इतना रैली होगी, यहाँ इतना नुक्कड़ सभा होगा, यहाँ इतना नुक्कड़ नाटक होगा। इससे ज्यादा आज की बैठक
कुछ भी निकल नहीं सकता, क्योंकि वहां जो लोग गए हैं वो सब सेकेंड और थर्ड लाइन के लोग हैं। बड़ा ताज्जुब होता है कि जब इस बैठक में शरद पवार जैसे लोग इस बैठक में शामिल हो सकते हैं और कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर हो सकते हैं, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में राहुल गांधी को होना चाहिए था, उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में नीतीश कुमार को होना चाहिए था, ममता बनर्जी को होना चाहिए था, तब शायद इसका कुछ महत्व रहता। अभी तो जो वहां लोग हैं कोई कर ही नहीं पाएंगे, उनको हर चीज के लिए अपने बॉस से पूछना पड़ेगा। तो ये इस बैठक का कोई नतीजा निकलना नहीं है। और ऐसे भी अब क्या है कि नीतीश कुमार जी की राजनीतिक प्रासंगिकता समाप्त हो चुकी है। ना ही उनके दल के लोग उन पर भरोसा कर रहे हैं, ना ही उनके गठबंधन के लोग उन पर भरोसा करते हैं, और ना ही बिहार की जनता उन पर भरोसा कर रही है। तो इनका एक तरह से राजनीतिक अंत आ गया है नीतीश जी का। हम लोग इनको शुभकामना देते हैं कि इनका अंत समय बढ़िया से गुजरे। ये कहीं अरुण जी, नीरज जी को तो आप सुन ही रहे हैं। देखिए सवाल तो उठेंगे क्योंकि एक तरफ बैठक हो रही है और ऐसा माना जा रहा था कि आज जो बैठक होगी शरद पवार के घर में दिल्ली आवास पर, महत्वपूर्ण सीट शेयरिंग को लेकर कुछ तस्वीरें निकलती, क्योंकि वक्त बहुत कम है। बीजेपी आप देख रहे हैं कि लगातार मंथन कर रहे हैं और आप लोग अभी तक सीट को लेकर ही उलझे हुए हैं। कैसे नैया पार लगेगा अरुण जी? देखिए अंजलि जी, हम लोग उलझे हुए नहीं हैं। इंडिया गठबंधन के सारे नेता उलझे हुए हैं और लगातार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आंतरिक स्तर में, आंतरिक लेवल पे सारा काम हो चुका है और जो भी अब आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, और लगातार देख रहे हैं हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की भी बैठक है और जो भी निर्णय होगा छन के आएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन में कहीं कुछ स्पष्ट नहीं है। 38 दलों का गठबंधन है वो, और एक बैठक हुई है और हमारे नेता दुनिया को स्पष्ट दिख रहे हैं। अरे भैया शांत रहिए ना, बोलिए। बारी आप अंजलि जी पूछिए। प्रथम बैठक हड़बड़ाहट में, बेचैनी में 38 दलों के साथियों को बुलाए, क्या साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ क्या? हमारे इंडिया गठबंधन के नेता लगातार 3 बैठकें हुई, तीनों बैठक का आपने देखा क्या हुआ नहीं हुआ। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पटना हो, बेंगलुरु हो, मुंबई हो, फिर आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक है। लगातार हम लोग स्पष्ट देश की जनता को बता रहे हैं कि हमारा क्या नीति है, क्या नियत है। सवाल का आप जवाब दें, मैं आपकी हर बात से सहमत हूं। और देखिए ये तस्वीरें दिखाई भी दे रही थी, लेकिन मेन फॉर्मूला तो सीट पे अटक जाती है। देखिए एक तरफ आज भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि देखिए कांग्रेस बहुत मजबूत है, हरियाणा में लोकसभा चुनाव 10 सीटों पर लड़ने के लिए सक्षम है। दूसरी तरफ आज बिहार की बात की जाए, बिहार में तो मुझे लग रहा है पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं बिहार के कई ऐसे राज्य, आप बंगाल की बात कर ले तो अभी से इतना पेच फंसेगा अरुण जी, तो कैसे मतलब आप समझ रहे हैं आने वाले वक्त में आप लोग सुलझाएंगे? क्योंकि उसके बाद जनता के पास जाना है, आप लोगों को मिलकर रैली करनी है, कैसे क्या डिसाइड होगा? अभी तो यहाँ 1:1 पे डिसाइड नहीं हो पा रहा है। एक नीतीश जी जो मुझे सबसे ज्यादा सुपर एक्टिव दिखाई दे रहे थे, आज वो नीतीश जी मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे। तो ये देखिए ना पेच फंसा हुआ है। एनडीए तो अपना देख रही है। पहले आप बताइए कि आज महत्वपूर्ण बैठक आप भी माना जा रहा था अरुण जी। देखिए अंजलि जी, ये तो आपको डिबेट में नजर आ रहा है ना, लेकिन लगातार सारा चीज क्लियर है, स्पष्ट है, कहीं पेच नहीं है। ठीक है, अपने अपने जो दल हैं, घटक सबों का दावा है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एकजुटता के साथ बैठक के बाद, डिसीजन के बाद खुलकर स्पष्ट आ रही है। ऐसा नहीं एनडीए में दावा नहीं है क्या? पासवान जी इधर, चिराग जी कह रहे हैं हम 6 सीट पे लड़ेंगे, पारस जी कह रहे हैं कि हम 5 सीट, 5 एमपी हैं, 5 पे लड़ेंगे। हाजीपुर पर दोनों आदमी दावा ठोक रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं हमें 6 सीट चाहिए, मांझी जी कह रहे हैं हमें चाहिए, और जो भी गठबंधन उनके अलायंस पार्टनर है उनकी अलग अलग दावा है। तो ये सब तो कहां नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन में आप देखिए लगातार एकजुटता के साथ कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस
करके हमारे नेता सारे अपने नीति और नियत को स्पष्ट कर रहे हैं। उससे काम नहीं चलेगा ना, उससे काम नहीं चलेगा। चंदन सिंह जी ठीक है अरुण जी, चंदन सिंह जी से रिएक्शन ले लेते हैं। चंदन सिंह जी हाँ, अंजलि जी जो दिल्ली में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी मटन बनाए, उसका साइड इफेक्ट अब देखने को मिल रहा है। जहां इनके कोऑर्डिनेशन कमेटी की आज बैठक है, वहां तेजस्वी यादव तो चले गए, ललन सिंह नहीं गए, और कहा जा रहा है कि शायद उनकी तबीयत ठीक नहीं है। देखिए अभी 2 दिन पहले नालंदा की एक सभा में, सुन लीजिए, काहे परेशान है, सुनिए ना, अरे सुनिए ना, चंदन भाई, अरे सुनिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनिए ना, हम आपने नहीं बोले हैं, आप आराम से सुनिए। अब सुन लीजिए, अभी तक आपको चंदन सिंह जी बोलिए। जी, तो ललन सिंह जी इस बैठक से नदारत हैं। तो 2 दिन पहले नालंदा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पद के उपयुक्त उम्मीदवार नीतीश कुमार से बेहतर कोई नहीं है। अभी आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री आवास में प्रमंडल प्रभारी, अपने प्रखंड अध्यक्ष और पदाधिकारियों के साथ जब बैठक कर रहे थे, तो उसी गेट पर नारे लग रहे थे कि देश का मुख्यमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जी जैसा हो। इनके पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी सभी चाहते हैं कि नीतीश, सुन लीजिए अंजलि जी 3 बार ये बैठक हुई। खासतौर पर अगर मैं बिहार परिषद से समझूं, इतना आसान नहीं है। अभी तो देखिए मंथन ही चल रहा है, अभी तो बहुत 3 बार ये बैठक हुई, 3 बार ये बैठक हुई, लेकिन तीनों बार नीतीश कुमार जी निराश हुए। और कहीं ना कहीं अब जदयू एक मन बना चुकी है कि इस जो इंडिया गठबंधन है, कहीं ना कहीं इसमें आपसी कलह अब उभर कर सामने दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सौरभ, बैठक हो रही है, और सबसे बड़ी बात है सौरभ, आज की जो बैठक हो रही थी, ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सीट शेयरिंग को लेकर एक कुछ निष्कर्ष निकलेगा। बड़ी बात यह है कि हम बिहार के संदर्भ में अगर देखें तो वाकई सौरभ पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या ये राह इतना आसान है? क्योंकि देखिए अभी बहुत सारी पार्टी एकजुट तो हो गई है, लेकिन कैसे सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होनी है, जनता के पास किन मुद्दों को लेकर जाना है, कौन सभा करेगा, तमाम चीजें, वक्त बहुत ज्यादा नहीं है। सौरभ जी बिल्कुल, महागठबंधन के लिए भी राहें जो हैं वो आसान नहीं है। कारण एक मंच पर आ जाना और आगे एक साथ चलना, दोनों अलग अलग बातें हैं। एक मंच पर सारे विपक्ष की पार्टियां जो है वो भले ही आ गई है, लेकिन अब जो असली जो मुश्किलें हैं या असली जो परेशानी है वो अब शुरू होगी। सीटों की दावेदारी को लेकर कौन कहां से लड़ेगा, किसको कितनी सीटें चाहिए। अगर हम बिहार की ही बात करें तो अगर आप देखेंगे कि महागठबंधन के अंदर सभी जो पार्टियां हैं वो अपनी दावेदारी पेश कर रही है। कुछ दिन पहले दीपांकर भट्टाचार्य ने 5 सीटों पर अपनी दावेदारी पेश की थी। अखिलेश सिंह ने ये कहा था कि 2019 में जो हमें सम्मान मिला था, यानी हमारी पार्टी को जो सम्मान मिला था, मैं चाहूंगा 2024 में भी वही सम्मान मिले, यानी वो भी 9 आने वाले समय में परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि सभी की अपनी अपनी दावे हैं। और निश्चित रूप से अगर जदयू की बात करें तो मौजूदा समय में उनके पास 16 सांसद है, वो चाहेंगे मुझे ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। हालांकि आरजेडी के पास भले ही कोई सांसद ना हो, लेकिन उनका अपना एक वोट बैंक है, तो वो भी चाहते हैं कि जदयू से हम पीछे ना हो, यानी जदयू जितनी सीटें पर लड़े उतनी सीटें पर मेरी भी मतलब दावेदारी बनती है। तो जो फार्मूला भले ही कुछ दिन पहले जो निकल कर आ रहा था 17-17, 5 और 3 का, लेकिन उस फार्मूला पर आम जो पार्टियां हैं उसकी सहमति कितनी बन पाएगी, नहीं बन पाएगी, ये सबसे मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो बैठक थी, जिसमें ललन सिंह को जाना था, हालांकि वो बीमार है जिस कारण से वो नहीं गए हैं, उनके जगह पर संजय झा गए हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे ही आज ये माना जा रहा था कि कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में 2 बातें तय होगी। एक तो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है
उस पर एक अंतिम मोहर लगेगी या आम सहमति बनेगी। और दूसरा जनसभा को लेकर, यानी बिहार में जो भी जनसभा होगी वो कहाँ होगा, उसका लोकेशन कहाँ होगा, उसमें कौन कौन नेता शामिल होंगे, इस पर एक आम सहमति बनेगी। आज वो कुछ निष्कर्ष निकल कर आएगा सौरभ, अभी तक जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं। हमारे साथ राम मुखर्जी भी जुड़ चुके हैं। राम मुखर्जी, क्या इसी को प्रेशर पॉलिटिक्स कहते हैं? राम जी आप सुन पा रहे हैं? जी देखिए वो जो घमंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है उससे कोई निष्कर्ष निकलने की जरूरत नहीं है। सभी लोग, अब देखिए बिहार की स्थिति देखिए ना, बिहार में कांग्रेस कितना सीट मांग रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश बाबू बयान देते हैं कि मैं पूर्व में जितना मैं लड़ा था उतना लड़ूंगा। पहले राजद और जदयू वाले लोग पहले अपना फरिया ले। सौरभ उस जदयू का सांसद है, वो सौरभ उस जदयू के सांसद को कितना उसमें टैग करते हैं। और जो घमंडिया गठबंधन बना है उसमें अब लालू यादव जी को लग रहा है कि चलो इस गठबंधन के चलते हमको 15-16 को सीट मिल जाएगा, मैं चुनाव निकाल लूंगा। लेकिन इन लोगों के पास वही टाए फिश होने वाला है। इन लोगों के पास कोई तालमेल नहीं है। अब देखिए ना, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मीटिंग में नहीं गए हैं, बुखार का बहाना बना दिए। तो इन लोगों के पास वही खीरा की हाल हो गई है। ऊपर से देखने में बहुत सॉलिड है और अंदर 3 फाक होता जा रहा है। इसलिए जो घमंडिया गठबंधन बना है उसमें कहीं कोई दम नहीं है। एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ लगा हुआ है और बिहार के 40 से 40 सीटों पर एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती से परचम लहराएगी और पुनः देश में नरेंद्र भाई मोदी पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे। एक समय मुझे भी दिया जाए, 1 मिनट का समय मुझे भी दिया जाए। अंजलि जी, अभी मैं देखा कि राम पुकार जी भी जो स्टार्टिंग जो किया और नीरज जी भी हमारे बड़े भाई है, उन्होंने भी जो स्टार्ट किया घमंडिया गठबंधन। देखिए, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। मुझे लगता है कि इतनी अच्छी डिबेट है और यदि इतनी अच्छी, हम इतने सभ्य लोग हैं, तो हमें किसी के बारे में यदि ऐसे बोल के उससे कुछ नहीं होगा। हम देश की यदि अच्छी टॉपिक पे बात करें तो ज्यादा अच्छा है। घमंडिया या ये सब चीजें से टोन कसने की जरूरत नहीं है। अभी देखिए सौरभ जी अभी हमारे से जस्ट ज्वाइन किए हैं और वो हमारी बात जो मैंने बोला वो सुने भी नहीं, लेकिन अभी जब आए जो उन्होंने बोला वो सेम चीज ऐसा लगा कि मैंने भी वही चीज बोला था कि बात सीट शेयरिंग पे मामला इजी है, लेकिन दिक्कत ये है कि वो कौन सा जहानाबाद सीट कौन लेगा, हाजीपुर का सीट कौन लेगा, इस पे मेन जो इनकी जो पेच है वो यहाँ फंस रही है और ये सॉल्व करना खासकर बड़ी मुश्किल हो रही है। और हर पार्टी चाह रही है कि हम झारखंड में भी जाए, वहां पे भी 2 सीट मिल जाए हमारे को। कांग्रेस वहां भी चाह रही है कि हमारा भी पावर वहां भी फैल जाए। तो लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत है वहां नहीं चाहती है कि आरजेडी, क्योंकि हर छोटी पार्टी चाहती है कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा ले, वो भी चाहती है कि दूसरे पार्टी में जाए। सबसे बड़ी चुनौती भी है। नीरज जी, देखिए आपने बड़ा आसान से कह दिया और अभी राम पुकार जी भी कह रहे थे कि एनडीए में ठीक है, ये बात है कि अगर बात की जाए एनडीए के पास एक चेहरा है, लेकिन इस बार तमाम दल एकजुट हुए। अगर मैं रणनीति और समीकरण को समझूं, बिहार में तमाम राजनीतिक दल आप लोग के साथ एक हुए हैं। इसके पहले जेडीयू के साथ चुनाव लड़े थे तो समीकरण कुछ और था। क्या आपको लगता है उतना ही आसान होगा? क्योंकि सीटों को लेकर तो कई बार देखिए बयान आ चुके हैं। बार बार मुझे ये जिक्र करना पड़ता है हाजीपुर को लेकर, क्योंकि अभी तो देखिए मंथन भी नहीं अच्छे से हुआ है कि पहले ही बयानबाजी। आगे क्या क्या होगा जी? इनकी जो एकजुटता मैडम आप बता रहे हैं जो दिख रही है, वास्तव में एकजुटता वो है नहीं। यहाँ है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, दिल नहीं मिल रहा। ये तो अपने अपने परिवार के कुनबे को बचाने के लिए सब एक साथ इस तरह के लोग मिले हैं कि अपने परिवार के कुनबे को बचाएं। जो उन्होंने भ्रष्टाचार से जो अर्जित किया है उसको कैसे बचा के रखें, इसके लिए ये लोग मिल रहे हैं। दूसरी बात, अभी हमारे आरजेडी के जो प्रवक्ता भाई साहब हैं बता रहे थे कि यहाँ सब कुछ अंदर अंदर तय हो गया है, सब सेट है। क्या ये बोलेंगे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार घोषित करेंगे? ये नहीं बोल सकते, क्योंकि वहाँ 7-7, 8-8 दावेदार हैं। और इसलिए है कि ममता बनर्जी सवाल नहीं सुना। आपने मेरा सवाल नहीं सुना नीरज जी। जी फिर से रिपीट करिए सवाल। पर भी आप जी नीरज जी, मैंने ये कहा कि ठीक है इंडिया गठबंधन तमाम बड़े राजनीतिक दल एक साथ हुए हैं और ये पहले से ही तय कि इतना आसान नहीं होगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी और आज बैठक हो रही है। हो सकता है कुछ और, लेकिन एनडीए की राह आपको लगता है इतनी आसान है? अगर हम बिहार के समीकरण को समझें, क्योंकि नीरज जी
पिछली बार एनडीए अलग था, जेडीयू के साथ थे आप लोग, ठीक है, अब तस्वीरें बदल गई है, तो क्या आपको लगता है कि उस देखिए, सीट पर जहां पर मजबूत भाजपा यहाँ अलग चुनाव लड़के भी लोकसभा में देख चुकी है। उस समय नीतीश कुमार की पार्टी जदयू देख ले कि उनका हश्र क्या रहा था, और साथ मिलकर लड़ते हैं तो वो कहां पहुंचते हैं। इसलिए भाजपा को, एनडीए गठबंधन को इस तरह की कहीं कोई परेशानी नहीं है। बिहार की जनता, देश की जनता पूरा मन बना चुकी है। इस बार माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को 400 से अधिक सांसदों के साथ उनको भेजना है, प्रधानमंत्री फिर से बनाना है, संसद में भेजना है। इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप सर्वे करवा लीजिए, बिहार की जनता ये मन बना चुकी है। यहाँ तो कार्यकर्ता पीछे हैं, वोटर आगे हैं, जनता आगे हैं। ये स्थिति है भाजपा के साथ। अगर इतनी घबराहट नहीं होती, इतना ही जैसे आप श्योरिटी से कह रहे हैं, तो अमित शाह इतनी ज्यादा रैली नहीं करते। जब गठबंधन टूटा तो सबसे ज्यादा अमित शाह बिहार पे फोकस किया, और ये भी आपने देखा। आप अंजलि मैडम गलत बोल रही हैं। आप अंजलि मैडम गलत बोल रही हैं कि जब से गठबंधन टूटा तब से अमित शाह आ रहे हैं। अमित शाह जी लगातार पूरे देश का दौरा करते रहते हैं, लगातार, और वो बिहार पहले भी आते रहे और आज भी आ रहे हैं। नीरज जी, पहले भी मैं आंकड़ा देखते आई हूँ नीरज जी, अभी चाचा बच्चों को भी आप लोगों ने एक साथ कर लिया, एनडीए का कुनबा भरा, ठीक है। ये बात आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है, आपकी आवाज बीच बीच में कट जाती है जी। अब मैं आपके पास आऊंगी, आप नेटवर्क, आप एक बार फिर से मैं बोलती हूँ अपनी टीम को देखिए। अरुण जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। अरुण जी, आप लगातार ये बात तो कह रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन मेन पेज तो सीट को लेकर है, कैसे आखिर मैनेज करेंगे? इतना आपको लगता है आसान है? क्योंकि देखिए, जैसा कि सौरभ भी जिक्र कर रहे थे कि अपने अपने जो दल है ना, कार्यकर्ताओं की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, क्या अंजलि जी, अंजलि जी आपका जो सवाल था सुन रहा था, आपने कहा अरुण जी, आपका इंडिया गठबंधन की आवाज जा रही है? अरुण जी, आवाज जा रही है हमारे? आ रही है। सौरभ, क्या आवाज जा रही है? सौरभ जी बिल्कुल, जी आवाज जा रही है हमारी? जी अरुण जी, आवाज आ रही है। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी खराबी है सौरभ, आपकी आवाज भी यहां तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप अपनी बात को कंटिन्यू करें। तो हमसे क्या सवाल कर रही थी अंजलि जी? दोहराइए सवाल को। एक्चुअली अंजलि जी को आवाज नहीं जा रही, बट आपस में बाकी लोग को आवाज आ रही है। अंजलि जी, सिर्फ आपके अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, आ रही आवाज। अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है। अरुण जी, आवाज आ रही है आपको? नीरज जी, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अरुण जी, ये बताइए, अरुण जी, एक मिनट सर, शांत हो जाइए। क्या आप बीजेपी मोदी के बिना आपके पास, आप बिहार में चुनाव जीत सकते हैं? यदि एक भी रैली ना हो मोदी जी का, और आपका एक नेता जो सर करे, मैं आपसे अनुरोध करूंगा, काइंडली आप सवाल ना पूछे। अरुण जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? मोदी जी आज भारत के सर्वमान्य नेता हैं। मोदी जी के बिना भाजपा में कहाँ ये बात हो रही है कि मोदी जी के बिना? शांत हो जाइए सर, कार्यक्रम शांत हो जाइए प्लीज। पहले सुन लीजिए सर प्लीज, आप लोग शांत हो जाइए। नहीं, मैंने सवाल ही नहीं किया, तो आप उत्तर क्यों दे रहे हैं? ठीक, चलिए ठीक। सर, सब लोग अपनी अपनी भूमिका में रहें तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है? यहाँ सबकी अपनी अपनी भूमिका है, अपनी अपनी जिम्मेदारी है, उसी का पालन सब लोग करें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अरुण जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में कोई परेशानी नहीं है, इंडिया गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी दावेदारी तो पेश कर रहे हैं ना। कांग्रेस तो कह रही है कि 9 सीटें मुझे चाहिए, भाकपा माले तो कह रही है कि 5 सीटें मुझे चाहिए। तो कैसे सबको रिजोल्व करेंगे? उसका समाधान कैसे करेंगे? अरुण जी, देखिए, ये निचले स्तर की बात है, जो सेकेंड लाइन के साथ जी, ये
सेकेंड और थर्ड लाइन की नेताओं की बातें हैं। जब हमारे शीर्ष नेता बैठ रहे हैं एक जगह, लगातार बैठकों का दौर जारी है, वहां तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है। नौ ही शीर्ष नेताओं के बयान के माध्यम से इस तरह की बातें आई है। तो ये कार्यकर्ताओं और सेकेंड लाइन की नेताओं की जुबान है, बातें हैं, ये तो हर दल में होती रहती है। एनडीए में इससे ज्यादा घमासान है। अब तो देख रहे हैं लगातार पारस जी कह रहे हैं हम जो जीते हुए एमपी 5 सर, सीट जीते अपनी हैं, बात हमारे करिए। पास 5 सीट है, 5 सर, पे लड़ेंगे उधर। सर हाँ, अपनी बात कीजिए, अपनी बात कीजिए। आप ये कह रहे हैं, साफ तौर पर आप ये कह रहे हैं कि अखिलेश सिंह अगर कोई सीट को लेकर दावेदारी कर रहे हैं तो उनके बयान का कोई मतलब और कोई ये नहीं है। सीधे तौर पर आप ये कह रहे हैं कि किसी अखिलेश भी सिंह अगर पार्टी के खुश नहीं, मेरा कहना है, एक मिनट सौरभ भाई, मेरा यह स्पष्ट कहना है कि इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टियां हैं, 28 दल, शीर्ष नेतृत्व जो बोलेगा, बैठक के बाद जो तय होगा, वही आधिकारिक बातें होगी, वही आधिकारिक बयान होंगे, उसी को माना जाएगा। ये स्पष्ट है। और अब तक किसी भी जितने सवालों पर आप कयास लगा रहे हैं, जितने कयास लगा जी मतलब दीपांकर भट्टाचार्य बोल रहे हैं, अखिलेश सिंह बोल रहे हैं, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। नहीं, अखिलेश जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, उसका भी मतलब नहीं बनता इनके हिसाब से। हम इतने सीटों पर हम लड़े थे, तो जो भी मामला है आप धीरे धीरे देखिए ना, बैठक के बाद सारा तो ओपन कर रहे हैं हमारे इंडिया गठबंधन के नेता। बैठक के बाद तो क्लियर कर रहे हैं नीति, नियत, एजेंडा। आप बताइए ना, अभी अंजलि जी बता रही थी आपके एंकर कि इंडिया गठबंधन किस मुद्दे को लेके जाएगी। ये तो मुद्दा मोदी बना मुद्दा स्पष्ट है हम लोगों का, जनता के बीच किन सवालों को लेके जाना है। ये तो इसी मुद्दों के आधार पे तो हम लोग एकजुट हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार तमाम नेता एकजुट हुए हैं, चाहे संविधान बचाने के बात हो, लोकतंत्र बचाने के बात हो, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को समानता। सर ये बताइए, नीतीश कुमार आपके साथ हैं, अब तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा तो सर नीतीश कुमार बिहार में आपके साथ हैं, मुख्यमंत्री हैं वो, आप उनके साथ सरकार चला रहे हैं, तो अब तो नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षा सामने आ गई ना। अब तो ललन सिंह ने खुलकर कह दिया कि नीतीश कुमार देश के नेतृत्व करने के लिए तैयार हैं, तो आप उनका साथ दीजिए ना, क्यों नहीं दे रहे हैं आप? जब क्या हमारे आदरणीय ललन सिंह जी ने क्या कहा, निश्चित रूप से जो भी ललन सिंह ने ये कहा, अरुण जी ललन सिंह ने ये कहा कि नीतीश कुमार देश का नेतृत्व करने के लिए तैयार खड़े हैं। इससे सीधा और वो क्या कहेंगे? तो आप साथ दीजिए ना नीतीश कुमार का, आप बोलिए कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं वो। ये तो फिर कहां चले गए आप? हर पार्टी के जो नेता हैं, जो सेकेंड लाइन के लीडर हैं, जो कार्यकर्ता हैं, हर नेता और कार्यकर्ता चाहते हैं हमारा नेता उच्च शीर्ष पद पे जाए। किसको चाहते हैं? जितनी भी अच्छाई है हम भी कहते हैं। हमारे चाहते हैं आप किसको चाहते हैं अरुण जी? कौन प्रधानमंत्री का चेहरा बने? अरुण जी आप किसको चाहते हैं? कौन प्रधानमंत्री का चेहरा हो जाएगा? हमारे चाहने से हो जाएगा क्या इंडिया? नहीं, आपने बोला कि हर कार्यकर्ता चाहता है। भाई हमारे चाहने से हो जाएगा। इस स्टूडियो में बैठ के हम जिस पार्टी का कार्यकर्ता है, जिस पार्टी के विचारधारा के साथ हम राजनीति करते हैं, जो हमारे शीर्ष नेता हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे नेता उच्च शीर्ष पद पे जाएं। हर कार्यकर्ता, हर पार्टी, हर दल के नेता चाहते हैं, हर दल के कार्यकर्ताओं की चाहत होती है। ये नई बात है क्या? आप नहीं चाहते हैं कि आप जिस स्टूडियो में, जिस बैनर तले काम कर रहे हैं, जिस मीडिया में काम कर रहे हैं, आपका जो है कि ये चैनल नंबर 1 बने देश का? आप नहीं चाहते हैं क्या? आप भी तो चाहते हैं। नीतीश जी को लालूए को मार रहे हैं। गठबंधन की
चलिए ठीक है, जरा हम नीरज जी के पास मुझे आते भी हैं। मौका सर ये आप लोग बताइए, जो है ना मुंगेरी नी- लाल का जी चलिए ठीक है, हम नीरज जी के अपना देखते अरुण जी रहिए अरुण जी चंदन अरुण जी शांत हो जाए। अरुण जी जरा शांत रहिए। नीरज जी के पास आ रहा है। नीरज जी ये बताइए, जी बिहार आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जो भी सर्वे आ रहा है उसमें एनडीए कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ दिख रहा है, और उसी का असर है कि पिछले 1 सालों में 6 रैली कर चुके हैं, 6 बार गृह मंत्री आपके बिहार आ चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से 3-4 महीनों में आप लोगों ने अपना कुनबा बढ़ाया है, आपको नहीं लगता है कि काफी मुश्किल होगी आपको भी सीट शेयरिंग को लेकर? क्योंकि एक जी तरफ नहीं, जीतन राम सीट- मांझी है, उनका अब जरा मुझे- नहीं, मेरी बात पूरी तरीके से सुन लीजिए। जीतन राम मांझी है, उनका डिमांड 5 सीटों को लेकर है। उपेंद्र कुशवाहा है, उनका डिमांड 3 सीटों को लेकर है। पशुपति पारस है, वो कह रहे हैं कि मौजूदा जो भी हमारे सांसद है उतनी सीटें तो हमें चाहिए, यानी 5 सीटें हमें चाहिए। चिराग पासवान कह रहे हैं कि हमें 6 सीटें चाहिए। कहां से देंगे आप? और मेरा तो ये मानना है कि आप लोग चाहते हैं कि कम से कम 30 सीटों पर बिहार में लड़े चुनाव, जब तो कैसे उपयुक्त संभव समय होगा? आए जब उपयुक्त समय आएगा तो हमारा प्रदेश का और देश का नेतृत्व इतना सक्षम है कि आपको कहीं ये विवाद देखने को नहीं मिलेगा। जब सर उपयुक्त समय विवाद तो आएगा, दिखाई दे रहा है, लोग जरा मुझे दावेदारी पूरा कर तो रहे पूरा हैं। पूरा मुझे बोल तो लेने दीजिए ना। दावेदारी जी कर रहे बोलिए। हैं, अच्छी बात है, लेकिन जैसे अभी हमारे आरजेडी के प्रवक्ता ने कहा कि हम अपने दल के नेता को चाहते हैं प्रधानमंत्री बने। हमारे यहाँ गठबंधन में जितने भी दल हैं सभी आपको एक ही नाम बोलेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री वो मोदी जी ठीक का है नाम सर, बोलेंगे कि वो वही हमारे वो नेता है। हमने इसमें कहीं नहीं, कोई चलिए वो कंफ्यूजन हमने नहीं मान है लिया। जी। और सीट के बंटवारे में भी जब उपयुक्त समय आएगा तो किन्हीं को कोई इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बड़े पहले भी हुआ है और आगे भी हो जाएगा। बहुत शानदार तरीके से ये समन्वय हम लोगों में बना हुआ है, बनता आया है और बनेगा। इसमें कहीं सर कोई संशय बोलना नहीं और आएगा। करना, सर बोलना और करने में फर्क होता है। पिछले 6 महीने से सर गठबंधन की आप लोग कोशिश से नहीं, पिछले और 6 महीने से आप लोग किसी कोशिश कर आपका रहे हैं कि जो विवाद सर पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच है वो खत्म हो जाए, अभी तक नहीं हुआ। नहीं सर, तो ग्राउंड पे कहां दिखाई दे रहा है? वो लोजपा का अनुदनी मामला है। वो लोजपा उसको समझ लेगा, उस पर हमको इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। वो लोजपा सर सक्षम है हाजीपुर की उसके सीट लिए, एक ही है। वो सर समझ लेगा। जी हाजीपुर की जी सीट एक ही है, जी, किसको यही देंगे मैं आप? बता रहा हूँ कि लोजपा उसके लिए सक्षम है। वो आपस में तय कर लेंगे वो लोग समय आने पर। उसमें हमें बहुत इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग नीरज जी अब हमारे गठबंधन सौरभ जी, होता है इनका, आपस में विभाजन नहीं होता। सौरभ- यदि सब कुछ यदि खुद ही कर लिए होते तो 2 भाई चाचा भतीजा अलग नहीं होते। ऐसा मत विभाजन में बोलिए। कहीं हम सौरभ जी का जो हम सवाल है, लोगों का वो कोई हाथ सवाल नहीं आप है। जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बातों को घुमाइए हम मत। बिल्कुल नहीं घुमा रहे हैं। मैं ये तो बता रहा हूँ कि वो नहीं, लोजपा नहीं, का अनुदनी मामला है। किस बात समय को आने पर वो लेकर? ठीक हो जाएगा। पशुपति इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पशुपति कुमार पारस जी जी के चंदन पास जी, हाँ 5 बोलिए। सांसद, पशुपति कुमार पारस जी के पास 5 सांसद हैं और 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में है। हमारे जो भी सांसद हैं एनडीए गठबंधन में ही बने हैं और गठबंधन के नेता, सर्वमान्य नेता माननीय प्रधानमंत्री जी हैं। इसमें कहां कोई शक और विवाद का विषय है। लेकिन जिस तरीके से हाजीपुर को विवादित विषय बनाया जा रहा है, आप कहेंगे कौन बना रहा है? नीरज जी कौन बना रहा है? आप ही के नीरज जी कौन बना रहा है? गठबंधन विवादित के सहयोगी हैं। कौन चिराग बना रहा है? पासवान वो दावा, चिराग सुन लीजिए, सौरभ जी सुन लीजिए, आप जी। वरिष्ठ पत्रकार हैं। चिराग पासवान जन्म जयंती के दिन अगर हाजीपुर में दावा करते हैं कि मैं चुनाव वहां से लड़ूंगा और उसके बाद जाकर जमुई में कहने लगते हैं कि मैं जहां यहीं से चुनाव लड़ा और यहीं से वृद्ध होकर वापस जाऊंगा, तो ये बहुत विवादास्पद अपने आप में ये विषय है। तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं चिढ़ाने के लिए इस तरह का बात बोल रहे हैं। गठबंधन में आ गए हैं, हम बहुत कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन यह दुनिया जानती है कि आज सांसद आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ हैं और आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी माननीय प्रधानमंत्री जी के कैबिनेट में मंत्री हैं। लेकिन एक विषय आप बना दिए हैं कि हाजीपुर से कौन लड़ेगा। अरे हाजीपुर से सांसद हैं आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी, और क्या आप सिटिंग सांसद का टिकट काटने का बात कर रहे हैं? किस सीट पर बात होती है कि जहां सिटिंग सांसद हो वहां से उसका टिकट काटने की बात होती है, वो भी गठबंधन के सहयोगी का। तो जो सिटिंग है वही गेटिंग होता है, इसमें कहां कोई विषय है। चंदन जी आपको नहीं लगता कि बीजेपी को सामने आकर क्लियर कर देना चाहिए और ये बोल देना चाहिए कि हाजीपुर की सीट
पशुपति पारस जी की क्यों? है, उन्हीं की रहेगी। नहीं, क्यों 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 कोई जरूरत नहीं है, क्यों क्योंकि नहीं अगर करना ऐसा चाहिए? ऐसा ऐसा अगर ऐसा होता तो हम कैबिनेट में केंद्रीय मंत्री ना होते, इस गठबंधन में भाजपा ना किसी होते। पर अपना चिराग निर्णय पासवान थोपने वाली पार्टी 2020 नहीं में है। स्वयं निर्णय करने के 2020 लिए में देगी, चिराग उनको स्वयं निर्णय पासवान करके इस वो आएंगे, अच्छा गठबंधन निर्णय से होगा। नीरज जी, एक मिनट। चंदन जी, चिराग यदि पासवान 6 इसी सीट गठबंधन में यदि 2020 में बाहर गए थे और चंदन जी 136 सीट पर चुनाव लड़े थे विधानसभा में और हारे, और चंदन अभी जी, गठबंधन में आपके वापस आए 5 हैं। एमपी है और 1 एमपी हो गए चिराग जी, तो यदि 6 सीट मिली तो चिराग जी को 1 सीट मिलेगी, 5 सीट आपको मिलेगी। ये मानना सही बिल्कुल होगा? बिल्कुल, उनको आप 1 ही मानिए। सीट मिलेगी, हम ये चाहते तो ये है ना। हैं, हम चाहते हैं, हमारे स्वर्गीय संस्थापक के पुत्र हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो जमुई से वो चुनाव लड़ें। अब बस जमुई 1 ही को सीट वो मिलेगी 5 उनको, साल, मतलब वो गठबंधन में अब वहां सिर्फ से एक देखिए, एमपी लेके खुश है। हमारे स्वर्गीय संस्थापक, सुन लीजिए, हमारे स्वर्गीय संस्थापक उनका हाथ पकड़कर जमुई की जनता के सामने उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और कहा था कि यहाँ के लोगों का सेवा करना। तो चिराग पासवान जी को, जो हमारे पिताजी, देखिए मैं हाजीपुर से बिलोंग करता हूँ, ये उनके पिताजी का सीट है। आज भी रामविलास पासवान जी को हम लोग पूछते हैं और उन्होंने जो हाजीपुर का विकास किया है, ये कहीं किसी से छिपा हुआ नहीं है। तो पुत्र के नाते यदि सीट आपको दिया है तो वो सीट उनको लौटा भी सकते हैं आप, क्योंकि उनके पिताजी का सीट है, उन्होंने पिताजी ने दिया था। अरे भाई साहब, ये लोकतंत्र है, ये गप का राजतंत्र नहीं है। विषय यहाँ पहले नहीं सुन लीजिए, करिए, सुन लीजिए, सुन कुछ लीजिए, मूल मुद्दे पर सुन हम लीजिए। लोग आए तो अच्छा और लगेगा। हाजीपुर में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ही अपने अनुज, जो 1977 से हाजीपुर की सेवा कर रहे हैं, उनको वहां से चुनाव जिताकर सदन पहुंचाने का काम किया था। तो हम लोग तो पूजते हैं स्वर्गीय रामविलास पासवान को और उनके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलेंगे। हाजीपुर से आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी ही चुनाव लड़ेंगे, इसमें कहीं कोई इफ और बट नहीं है, ये कोई विवाद का विषय नहीं है। और विषय अगर कुछ है तो वो मीडिया के बीच में है। केंद्रीय नेतृत्व अच्छी तरीके से इस चीज को समझ रहा है। चलिए नीरज जी, आप कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि 40 सीटों पर, मेरी जो बातचीत हुई है या मेरे पास जो खबर है, आपके नेता या आपकी पार्टी चाहती है कि कम से कम 30 सीटों पर वो चुनाव लड़े। तो सर, इतने सारे सहयोगी दल हैं, तो 30 सीटों पर कैसे लड़ेंगे आप चुनाव? देखिए, बड़े इसके लिए हमारी पार्टी में एक पार्लियामेंट्री बोर्ड बना हुआ है जो कि अधिकृत है, जो इन विषयों पर बात करेगा और समय आने पर आपको सब कुछ स्पष्ट बता दिया जाएगा। यहाँ इस विषय पर बात करके कोई लाभ नहीं है, लेकिन यह ध्यान रखिए कि अन्य पार्टियों की तरह, अन्य गठबंधन की तरह यहाँ कोई छिटपुटवल नहीं होने जा रहा है। सभी यहाँ अनुशासित है। भाजपा और एनडीए भी एक अनुशासन वाला गठबंधन और एक अनुशासित पार्टी मानी जाती है। तो आप निश्चिंत रहिए, इसकी चिंता आप ना करें, समय आने पर ये अपने आप देखेंगे समाधान सर, इसका हो जाएगा। ये तो इंडिया गठबंधन के लोग भी तो बोल सकते हैं ना कि समय आने पर सारी चीजें तय हो जाएगी, हमारे यहाँ कोई परेशानी नहीं है। तो आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वही आरोप आप पे ही तो लग सकता है। मुझे तो लगता है परेशानी आप लोगों में ज्यादा है। बिहार में तो महागठबंधन की सरकार चल रही है, वहां ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आपने जो पूरे हमारे यहाँ कैसे देंगे सर? मुझे तो नहीं, थोड़ा सा मुझे भी तो बताइए सर, मुझे भी समझाइए कैसे देंगे सबको। कैसे आप जीतन राम मांझी को 6 सीट देंगे, 5 सीट देंगे? कैसे आप उपेंद्र कुशवाहा को 3 सीट देंगे? सर कैसे देंगे ये तो पार्लियामेंट बोर्ड तय करेगा, लेकिन मैं अपनी पार्टी की नीति आपको बता सकता हूँ कि नीतीश कुमार नीति सबकी होती है सर। सुनिए, सुन तो लीजिए, थोड़ा सुनने का भी धैर्य रखिए। तो हमारी पार्टी, जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे तो उनको जीरो से हीरो बनाया। हम गठबंधन धर्म का पालन करने वाले पार्टी में से हैं और हम अपने सहयोगियों का, गठबंधन के जो घटक दल हैं, उनका पूरा सम्मान रखते हुए ही कोई निर्णय लेंगे। मैं इतना आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पूरा सम्मान उनका रखा जाएगा हमारे यहाँ। ये हमारी पार्टी की नीति है। अब नंबर कितना होगा यह तय करने के लिए अभी यहाँ पर हम आपको अधिकृत नहीं है। यह समय आने पर पार्लियामेंट्री बोर्ड नंबर तय कर देगा। हाँ, लेकिन मैं इतना दावे से कह सकता हूँ, प्रवक्ता के रूप में है, आप प्रवक्ता के रूप में, अधिकृत नहीं है। नहीं, कृष्णकांत जी थोड़ा शांत हो जाइए। सर कृष्णकांत जी थोड़ा शांत हो जाइए। मैंने शुरू में कहा
यहाँ पर जितने डिबेट में लोग हैं ना, सबकी अपनी अपनी भूमिका है। अगर सारे लोग एक दूसरे से सवाल करना शुरू कर देंगे तो डिबेट नहीं होगा सर। अगर सब लोग एक दूसरे से सवाल करेंगे तो जी कैसे सौरभ जी, डिबेट होगा? सौरभ जी तो सर मेरी भूमिका है सवाल करना। अगर आप लोग भी एक दूसरे से सवाल करने लगेंगे तो ऐसे में डिबेट नहीं होती है सर। मैं बार बार देख रहा हूं आपको कि आप लोग एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं। उसके लिए डिबेट नहीं बुलाई गई है सर, हमने डिबेट बुलाई है। सवाल हम करेंगे, जवाब आप देंगे। एक आध सवाल आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बार बार आप लोग एक दूसरे से सवाल करेंगे ऐसे में डिबेट नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग एक दूसरे से सवाल मत कीजिए। चलिए ठीक है सर, आज हम चर्चा यहीं खत्म करते हैं। आप सभी लोगों का शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।